देखिए, कल मैंने गणेशर शब्द पढ़ाई थी। आज हमारा टॉपिक है बैराट सभ्यता। जिस तरह से हमने गणेशर सभ्यता पढ़ी थी, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें निकली, खोज किसने की, क्या क्या चीजें हमारी काम की निकली। आज हम बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हमें मिली और किस किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ ये प्रेजेंट है। तो चलते हैं बैराट सभ्यता को लेकर। देखिए, बैराट सभ्यता के बारे में देखते हैं पहले सामान्य परिचय, यानी कि ये कहां पे मिली थी। बैराट सभ्यता जयपुर जिले में, कहां पर, जयपुर जिले में मिली थी, जयपुर जिले में। लेकिन फिलहाल क्या है कि जैसे पहले 33 जिले थे, फिलहाल में 41 जिले हो गए। तो जो बैराट सभ्यता है, जो पहले जयपुर जिले में थी, वो अब किस में आ गई है, कोटपूतली बहरोड जिले में आ गई है, कोटपूतली बहरोड जिले में। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जैसे अब जो 29 स्टेट 28 स्टेट हैं, तो पहले क्या था कि जो हमारा भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो एक महाजनपद था हमारा मत्स्य महाजनपद। जब मगध साम्राज्य के बारे में, अशोक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि हमारा जो भारतवर्ष था 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिनमें से एक था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद विराटनगर इसकी राजधानी थी। ये जो एरिया था, इस एरिया के अंतर्गत ही कोटपूतली बहरोड जो जिला है वो आता है। कोटपूतली बहरोड जो जिला आता है वो प्राचीन नाम विराटनगर या मत्स्य महाजनपद के मध्य आता है। पहले इसको विराटनगर बोलते थे, फिलहाल क्या बोलते हैं, कोटपूतली बहरोड बोलते हैं। ये सभ्यता बैराट सभ्यता है। मैंने बताया था बेटा कि बैराट सभ्यता यानी कोई भी सभ्यता है वो नदी के सामने, नदी के किनारे पर मिलती है। तो बैराट सभ्यता भी बाणगंगा नदी के किनारे पर मिली थी, बाणगंगा नदी के किनारे पर। दयाराम साहनी के व्यक्ति हमारे कहां पहुंचते हैं, जयपुर में, क्योंकि पहले जयपुर जिला था। और उन्हें एक टीला दिखता है जिसका नाम क्या है, बैराट सभ्यता है। दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज 1936 और 37 में की थी, 1936 और 37 में। और उत्खनन किया था 1962 में एन नील रत्न बनर्जी, एन मतलब नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित, ये दो नाम थे। ये अभी याद हो जाएंगे। ये है इसका सामान्य परिचय कि बैराट सभ्यता कहां पर प्रेजेंट है और खोज किसने की और उत्खनन करता कौन था। अब चलते हैं आगे ऐतिहासिक महत्व के बारे में। इतिहास का इसका इतिहास में क्या महत्व है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। बैराट, बैर, जैसे बैर होता है ना, दुश्मनी, बैर, अगर किसी से बैर है यानी कि वो बैरी है हमारा, क्या है, बैरी यानी दुश्मन है हमारा। और दुश्मन पर दया करने वाला शायद मुझे नहीं लगता कोई हो। दुश्मन पर जो दया करते हैं वो है हमारे भोलेनाथ, जो कहां बैठे हैं, नीलगिरी पर्वत पर। जो कहां बैठे हैं, नीलगिरी पर्वत पर। हमारे कौन बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हमारे भोलेनाथ बैठे हैं। कैलाश पर्वत पर नीलकंठ महादेव के नाम से हमारे भोलेनाथ बैठे हैं, जो कि अपने बैरियों पर भी क्या करते हैं, दया करते हैं। तो इसको इस तरह से हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि खोज किसने की, दयाराम ने। और नील रत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित ने क्या किया, उत्खनन किया। फिर से याद करेंगे, बैराट जो सभ्यता है, बैराट मतलब बैरी से लगाएंगे, और बैरी पर दया जो करते हैं वो हमारे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नीलकंठ महादेव ही करते हैं केवल। बाकी कोई भी दया नहीं करता, विष्णु भगवान भी दया नहीं करते, वो भी मार देते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं ऐतिहासिक महत्व के बारे में। इतिहास में इसका क्या महत्व है।
क्या चीजें मिली ऐसी जो हमारी ऐतिहासिक हैं? देखो, विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी और वहां पे ये सभ्यता मिली। कोटपूतली बहरोड जिला इसमें आ रहा है, फिलहाल विराटनगर कहते थे उससे। राजा विराट ने इसकी स्थापना की थी, विराटनगर की। ये हमारा इतिहास का पॉइंट है। और जो हमारी बैराट सभ्यता है ये विराटनगर में पड़ती है। महाभारत में विराट नगर का नाम है जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास पूरा किया था। उनके लिए अज्ञातवास दिया गया था, तो वो कहां ठहरे थे? विराटनगर में ठहरे थे बेटा। तो महाभारत कालीन पांडवों का जो अज्ञातवास स्थल है वो क्या है? विराटनगर। आगे चलते हैं कि यहां 4 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं बेटा। 4 संस्कृतियां एक साथ, 4 संस्कृति एक साथ मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो महाभारत कालीन, जो कि ये रही पांडवों का अज्ञातवास, महाभारत कालीन के भी यहां साक्ष्य मिले हैं। दूसरी है मौर्य कालीन, तीसरी है कुषाण कालीन और चौथी है मुगल कालीन। ये 4 संस्कृतियों के प्रमाण यहां मिले हैं। इससे पता चलता है कि महाभारत काल के साक्ष्य मिलते हैं, तो महाभारत के समय पर ये बैराट सभ्यता थी। दूसरा, मौर्य काल के समय पर भी ये बैराट सभ्यता थी। मौर्य काल, अशोक, जो मौर्य वंश के थे, अशोक जिन्होंने राज्य किया था, उसके यहां प्रमाण मिलते हैं। कुषाण वंश का भी यहां शासक रहा है और गुलाम वंश का भी यहां शासक रहा है। इंडिया जी के जब पढ़ोगे तो चारों चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है लौहकालीन या लौह युगीन, जिसको बोलते हैं लौह युगीन। ये हमारी लौह युगीन, यानी कि यहां जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जो भी सामान मिला है, वो सब किसका मिला है? लौह का मिला है। इसलिए लौहकालीन या लौह युगीन सभ्यता इसको कहते हैं बेटा। फिर यहां देखते हैं कि छोटे छोटे प्रमुख स्थल भी यहां मिले हैं, और वो कौन कौन से हैं? देखो, एक बहुत बड़ा टीला है, उस टीले पर छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, और उन टीलों को क्या नाम दे दिया है? एक है बीजक की पहाड़ी, एक है बीजक की पहाड़ी, और दूसरी है भीमसेन की पहाड़ी, तीसरी है गणेश डूंगरी, और चौथी है महादेव की पहाड़ी। यानी इसी पहाड़ी पर छोटी छोटी क्या बनी हुई है? पहाड़ी बनी हुई है। बीजक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और महादेव की पहाड़ी। और जो अवशेष हमें मिले हैं वो इन्हीं चारों पहाड़ियों से ही मिले हैं। देखो, एक बहुत बड़ी जगह है, उस पर 4 पहाड़ी हैं, तो जो अवशेष हमें मिले हैं 4 पहाड़ियों से ही मिले हैं। तो इन 4 पहाड़ियों का इसलिए स्पेशली नाम लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें बताया था मैंने कि ये मौर्यकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और महाभारत कालीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। तो महाभारत कालीन संस्कृति का साक्ष्य तो क्लियर था कि बाणगंगा जो है, बाणगंगा नदी के किनारे है। बताते हैं कि अर्जुन ने अपने बाण से उस नदी को बनाया था, मतलब उसने तीर मारा पृथ्वी में, तो वहां क्या हो गई? गंगा बहने लग गई। मतलब बाण से गंगा बही है, इसलिए बाण गंगा कहते हैं उसे। ठीक है, अब एक पॉइंट और बताया था मैंने कि जो बौद्धकालीन जो साक्ष्य मिले, मौर्यकालीन जो साक्ष्य मिले, वो कहां से मिले? देखिए, अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और मौर्य काल यानी मौर्य वंश था उनका, खुद वो मौर्य वंश के थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। तो इसके साक्ष्य बैराट सभ्यता से मिले कि वो मौर्य वंश के थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके साक्ष्य किससे मिले? बैराट सभ्यता से। तो देखिए बेटा, एक मौर्यकालीन एक बाबरू का शिलालेख मिला है, एक बाबरू का शिलालेख मिला है। शिलालेख क्या होता है? पत्थर के पहिए पर, पहले कॉपी पेन तो चलते नहीं थे कि अपनी स्टोरी, कहानी जो भी है कुछ लिखना है वो कॉपी पेन से लिख दी। पहले क्या चलता था कि या तो एक पंख के सहारे से इंक ले लेकर लिखते थे पत्तों पे, ताम्रपत्र, या फिर लिखते थे सीधे पत्थरों पर। पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर पटिया वगैरह कहीं भी लिख देते थे, मतलब कील हथौड़ा से। तो ऐसे ही बाबरू का शिलालेख मिला है,
उस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उससे हमें मतलब नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाबरू का शिलालेख मिला है, मतलब शिलालेख मिला है, पत्थर का पहिया मिला है और उस पर अशोक के बारे में लिखा हुआ है। अशोक के बारे में वहां लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं अशोक के बारे में कि अशोक मौर्य काल से संबंधित थे, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये चीज उसमें लिखी हुई है। किसमें? बाबरू के शिलालेख में। ये बाबरू गांव एक बगल में है, विराटनगर के बगल में ही एक बाबरू गांव है, वहां से ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको बाबरू का शिलालेख बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बाबरू कुछ अलग से चीज हो, बाबरू गांव में मिला। जैसे कि नौ जो सभ्यता है हमारी भरतपुर में है, तो 9 गांव है वहां, तो 9 की सभ्यता भरतपुर में, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? 9 की सभ्यता। ठीक है। इसकी खुदाई चल रही थी, तो जैसे कुछ चीजें खोदते रहते हैं, तो कैप्टन बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनको यह सबसे पहले दिखा। खोजा किसने था बाबरू का शिलालेख? कैप्टन बर्ट ने। स्थान मैंने 4 पहाड़ी बताई थी अभी, उन्हीं में सारी चीजें मिली हैं। तो ये मिला था बीजक की पहाड़ी में, ये मिला तो उसी में है बैराट सभ्यता में, लेकिन बैराट सभ्यता में भी स्पेशली बीजक की पहाड़ी के पास पाया गया। इसका महत्व है कि इससे पता चला है हमें कि पूर्ण रूप से वो बौद्ध धर्म को महाराज अशोक अपना चुके थे। इस शिलालेख से पता चला कि वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। किससे पता चला है? बाबरू के शिलालेख से, जो कि हमें कहां मिला है? बीजक की पहाड़ी, बैराट नगर। ये पत्थर के पहिए पर उत्कीर्ण है, और इसकी लिपि, इसकी जो लिपि है बेटा, भाषा तो इसकी प्राकृतिक है, प्राकृत भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है ना, बंगाली, डोगरी, मैथिली, बहुत सारी भाषा है। तो ऐसे प्राकृत भाषा में ये लिखा हुआ है बेटा। लेकिन लिपि जो है इसकी वो ब्राह्मी लिपि है। लिपि जो है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। दूसरी चीज है इसकी वर्तमान स्थिति। नेक्स्ट है इसमें इसकी वर्तमान स्थिति, यानी कि ये जो शिलालेख है बेटा, ये फिलहाल रखा है कोलकाता के संग्रहालय में। वहां से उठा के ले गए और कोलकाता के संग्रहालय में बाबरू के शिलालेख को उठा के सुरक्षित रख दिया। आगे चलते हैं। कुछ और भी खोजें हुई इसके बाद, ये बाबरू का शिलालेख मिला, इसके बाद और भी खोजें हुई, एक दूसरा शिलालेख और मिला। दूसरा शिलालेख सीएल कार्लाइल ने किया खोज। दूसरा शिलालेख किसको मिला? सीएल कार्लाइल को। इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, लेकिन इसको भी याद कर लेना। बौद्ध धर्म से 8 बौद्ध मंदिर मिले हैं, 8 बौद्ध मंदिर मिले हैं। यहीं से पता चलता है, सबसे पहले विराटनगर से मंदिरों के अवशेष मिले, तो पता चला कि भारत में मंदिर हुआ करते थे। जैसे अभी मंदिर है, तो पहले भी मंदिर हुआ करते थे। सबसे पहले यहीं से पता चला कि मंदिरों का भी निर्माण होता था। आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, देखो बैराट नगर में चीनी यात्री था एक वैनसांग। वो बैराट नगर घूमने के लिए, विराट नगर घूमने के लिए आता है चीनी यात्री वैनसांग। वैनसांग, चीनी यात्री वैनसांग, ठीक है, आधा हाय। चीनी यात्री वैनसांग ने बैराट की यात्रा की और बैराट को कहा पारयात्र नाम दे दिया। बैराट को क्या दे दिया? पारयात्र नाम। चीनी यात्री आया बैराट में और उसने बैराट को क्या कह दिया? पारयात्र कह दिया। भाई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा, कोई कुछ भी कह जाए भले। दूसरी चीज है इसमें 8 बौद्ध मंदिरों का, 8 बौद्ध मंदिरों की इसमें जानकारी मिलती है, यानी कि इसकी खुदाई में 8 बौद्ध मंदिर निकले कि यहां 8 बौद्ध मंदिर थे। मुगलशालीन टकसाल, जैसे सिक्के चलते हैं ऐसे ही मुगल काल में टकसाल चलती थी, तो मुगल कालीन टकसाल भी यहां मिले हैं। संख लिपि के प्रमाण, जैसे देवनागरी लिपि है, भाषा हमारी हिंदी है, देवनागरी लिपि है, ऐसे ही संख लिपि हुआ करती थी। संख लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो अक्षर हैं वो शंख की आकृति के से होते हैं। इनके जो अक्षर हैं वो शंख की आकृति के से होते हैं। जैसे हिंदी के वर्ड अगर पढ़े होंगे तो कुछ इस तरह से होते हैं, 1 और 2 3
4 और 5 ऐसे होते हैं, 6 7 कुछ इस तरह के होते हैं। तो ऐसे ही ये जो चित्र थे वो भी क्या है, एक शंख सा बनाते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शंख लिपि। और शंख लिपि के जो प्रमाण हैं वो कहां पे मिले हैं, बैराट सभ्यता में मिले हैं बेटा। अब हम मुद्रा और सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 8 मुद्रा चांदी की मिली और 28 इंडो ग्रीक शासकों की। इंडो ग्रीक जो विदेशी शासक थे, इंडो ग्रीक, उनकी 28 मुद्राएं मिली और 28 और 8 टोटल होती है 36। इन जो 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी, इनमें से 16 यूनानी शासक मिनेंडर की थी। इससे पता चलता है कि बैराट पर यूनानी शासक मिनेंडर का क्या था, शासन रहा है या हस्तक्षेप था, कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ तालमेल रहा होगा, तभी जाके इसकी 16 मुद्राएं मिली हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला बैराट सभ्यता को कहते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला, ये इसका नाम है। प्राचीन क्योंकि इसमें चित्र मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा इस सभ्यता में मिला है, और वो भी सूती वस्त्र का।